Dear students, today we will discuss a very famous poem by a very famous poet of Romanticism, William Wordsworth. And this poem is entitled as The Daffodils. And the poet is William Wordsworth. तो स्टूडेंट्स अब हम इस पोएम को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. तो एनालाइज कैसे हम करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे इसका टाइटल एंड समथिंग अबाउट दिस विलियम वर्ड्सवर्थ, व्हेन ही कंपोज दिस, व्हाट इवेंट लेड टू द कंपोजिशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम. और फिर हम देखेंगे कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें जो पोएटिक टेक्निक्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, वो क्या है. और हम इसको उर्दू और कश्मीरी में इसकी मैं थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी आपको बताता जाऊँगा और देखेंगे. फिर इसमें और हमें कुछ सिम्बॉलिज्म या अप्लाई करके कुछ इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे. तो टाइटल को हम लेंगे. तो टाइटल इसका द डैफोडिल्स है, बट जब वर्ड्सवर्थ ने इसको पहली बार लिखा और पब्लिश किया तो इसका टाइटल द डैफोडिल्स नहीं था. इसका टाइटल था आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड. यही इसका टाइटल था पहले. तो वर्ड्सवर्थ को कैसे ये उसके जहन में ये ख्याल आ गया कि वो एक ऐसी बात लिखे. एक इवेंट हो गया कि वो अपनी सिस्टर, इसकी बहन जो थी, हिज सिस्टर नोन एज डोरोथी, तो डोरोथी उसके साथ थी. तो वो चले गए थे, एक लेक है वहाँ लंदन के आसपास, उसका नाम है एल्सवाटर लेक. और वहाँ उस लेक के किनारों पे उसने एक लंबा सा स्ट्रेच देखा, गोल्डन कलर डैफोडिल्स का उगाया था. तो अप्रैल का महीना था, तो वो था अप्रैल 15th अप्रैल, दैट वाज 15th अप्रैल 1802. 15th अप्रैल 1802 में 15 अप्रैल को उन्होंने वो वहाँ देखा वो मंजर. तो फिर उसने वो लिखी. तो 1804 और 1807 के बीच में ये पब्लिश हो गई, लेकिन इसका ये टाइटल था आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट ऑफ रोमांटिक पोएट है, बहुत मशहूर है. तो उसने पोएट्री में, जो इंग्लिश पोएट्री थी, उसमें एक चेंज लाई कि वो ज़्यादातर नेचर की तरफ उसने अपनी ये थीम बनाई. जो पोएट्री की वो नेचर और जो आम फहम चीज़ें हैं, तो उसने पोएट्री में एक इनकलाब पैदा कर दिया. क्योंकि उससे पहले जो पोएट्री थी वो बहुत ही प्रोजोडिक थी, वो बहुत ही मुश्किल किस्म की मानी जाती थी. तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड जब इसका ये टाइटल था, बाद में ये इसने रिवाइव की, इसमें कुछ चेंजेस लाई, लेकिन फिर ये इसका टाइटल ऐसे ही रहा. लेकिन बाद में इसको दोबारा पब्लिश किया गया, इसका टाइटल चेंज करके. इसका टाइटल चेंज किया गया द डैफोडिल्स. तो वो एक बुक में छप गया जिसका नाम है द गोल्डन ट्रेजरी. द गोल्डन ट्रेजरी जो है वो है ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री, वो 1875. द गोल्डन ट्रेजरी. वो छपी 1875 में. तो उसका एडिटर था फ्रांसिस पालग्रेव. तो उन्होंने देखा कि आई वॉन्डर लोन एज ए क्लाउड, इसमें एक सैडनेस है, इसमें एक ये कहते हैं कुछ अजीब किस्म का गमज़दा माहौल लगता है, जबकि पोएम बहुत ब्यूटीफुल है और ये बहुत मशहूर पोएम भी है. तो उन्होंने इसका पोएम ये नाम टाइटल चेंज किया द डैफोडिल्स, यानी इसमें इसकी ब्यूटी और इसकी ये जो गुडनेस लाने के लिए. आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड. I is the poet himself. This is the first person narrative. The narrator says, the poet says that I wandered lonely as a cloud, that he was moving here and there as a cloud purposelessly. Wandered मतलब को उधर इधर दर उधर फिरना. तो वो कहता है कि मैं अकेला तन्हा जा रहा था
जैसे कोई बादल, क्लाउड, जैसे कोई बादल, तो बादल की तरह वो अकेले घूम रहा था, पर्पसलेसली, मीनिंगलेसली, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो फ्लोट ऑन करता है, जैसे बादल ऐसे ही चलता है, चलता रहता है ऊपर से, कहां से, वेल्स, ओवर, और दिस इज ओवर, वेल्स, वेल्स मीन्स वैलीज, वादियां, वेल्स, वैलीज एंड हिल्स, और चोटियां, पहाड़ियां। तो वो कहता है कि मैं बादल की तरह घूम रहा था, ऐसे ही ऊपर से चल रहा था, वादियों के ऊपर से, पहाड़ियों के ऊपर से। When all at once, जब एक दफा, यकायक, अचानक, all at once मीन्स अचानक, मैंने क्या देखा, मेरी नजर कहाँ पड़ गई, अचानक मैंने देखा, आई सा, मैंने देखा, ए क्राउड, सी का पास्ट सा, ए क्राउड, क्राउड मतलब हो गया हुजूम को कहते हैं, यहाँ मतलब है झुंड, किसका झुंड वो था ए होस्ट, होस्ट को मतलब भी झुंड है, बहुत बड़ी तादाद में, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, वो फूल थे, डैफोडिल्स के फूल थे, तो कहते हैं गोल्डन डैफोडिल्स, चूंकि येलोइश कलर के होते हैं, तो इसको चूंकि शायर जो है ये थोड़ा एक्सैजरेट करता है, तो कहता है गोल्डन, सुनहरी कलर के वो थे डैफोडिल्स। डैफोडिल्स नारगिस के फूल होते हैं, आवी नारगिस है यहाँ ये, तो वो थोड़ा बेल शेप्ड होते हैं, तो वो पीले पीले फूल जो थे वो थे बहुत बड़ी तादाद में वो थे, तो उसने वही देखे वो फूल, तो कहाँ वो थे, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, कौशर पोच डैफोडिल वनन यिम्बरजल, यम गई यिम्बरजल, ये गोड़ बहार से वन, जब स्प्रिंग जो मौसम बाहर जब आती है, तो पहले पहले फूल खिलते हैं, जो उनमें ये होते हैं, एक यिम्बरजल सो कहते हैं, डैफोडिल्स। बिसाइड द लेक, कहाँ थे, बिसाइड हो गए एक तरफ, एक साइड में वो थे, द लेक, जो वहां लेक था, मैंने बोला आपको पहले कि वो गए थे अल्स वाटर लेक पे, अल्स वाटर लेक के एक किनारे पर थे वो, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, कहाँ थे, अंडर द ट्रीज, वहां पर बहुत से पेड़ थे, तो वो उन्हीं पेड़ों के नीचे वो उगे आए थे वो फूल, वो डैफोडिल्स के फूल, वो बेशुमार फूल, वो अनएंडिंग लाइन दैट वाज बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो ये कहता है कि वो फ्लटर कर रहे थे, वो इधर उधर ऐसे ऐसे झूम रहे थे, जैसे नाच रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, डांस कर रहे थे, इन द ब्रीज, किसमें, जो हवा के झोंके आ रहे थे, उस हवा के झोंकों में वो क्या कर रहे थे, जैसे वो नाचते थे, जैसे वो फ्लटर कर रहे थे, ऐसे ऐसे जैसे परिंदे करते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, वो कहता था जैसे स्टार्स होते हैं, कहाँ पे, एंटिमिकल ऑन द मिल्की वे, जो स्टार्स ऊपर होते हैं, कहकशा में होते हैं, मिल्की वे में होते हैं, स्टार्स होते हैं, जब हम रात को शाम को कभी देखते हैं, जब आसमान साफ होता है, तो वहाँ पे टिमटिमाते हैं, टिमिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं, मिल्की वे पे जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, स्टार्स, तो ये कहता है उन जैसे वो बेशुमार होते हैं, इसी तरह ये भी बेशुमार थे, जहां तक नजर जाते हद निगाह तक यही बस यही गोल्डन डैफोडिल्स थे, यही खूबसूरत फूल थे, दे स्ट्रेचड इन ए नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेचड आगे की तरफ ही वो थे, उसके किनारे किनारे दूर तक वो जैसे खींचे हुए थे, वो नेवर एंडिंग लाइन, यानी एक लाइन में, एक कतार में, जहां जिसका कोई कहीं पे इख्तिताम अंत नहीं दिखता था, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, ये कहता है मार्जिन हो गई किनारा, अलोंग द मार्जिन, किनारा ऑफ ए बे, ये कहता है बे हो गई छोटी सी ये समंदर की वो पानी का जखीरा, वाटर बॉडी, यहाँ पे यही है लेक, जो बड़ा सा लेक है, अल्स वाटर लेक। 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस, वो कहता है 10,000 मैंने देखे, हजारों होते एक ही नजर, एट ए ग्लांस, एक ही नजर में, एक ही निगाह में वो नजर आते थे, क्या आते थे, 10,000, टॉसिंग देयर हेड्स इन सेपरेटली डांस, टॉसिंग, वो एक दूसरे के तरफ वो अपने वो सिरे वो जो वो जैसे टकराते थे, टॉसिंग देयर हेड्स इन सेपरेटली डांस, जैसे वो खुशी में थे, वो झूम रहे थे, नाच रहे थे, खुशी में वो झूम रहे थे, दैट वाज विद सरप्राइज, खुशी का झूमना था उनका उस डांस में। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, तो उनके आसपास जो वेव्स थी वहां, इसमें इसी एक साइड में, इसमें ये किनारे पे फूल झूम रहे थे, तो वेव्स जो थी, वेव्स हो गई लहरें, इस लेक की लहरें, इस तालाब, इस झील की लहरें, अल्स वाटर झील की लहरें, बिसाइड देम, उनके साइड में डांसर, वो भी ऐसे ऐसे जैसे डांस कर रही थी, वो भी, वो लहरें भी उधर इधर झूम रही थी, बट दे, लेकिन वो कौन, डैफोडिल्स, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गली,
दे मतलब डेफोडिल्स के लिए प्रोनाउन है। आउटडिड यानी उनसे ज्यादा वो आगे गए, वो कंपटीशन में ज्यादा आगे गए। किनसे? द स्पार्कलिंग वेव्स, जो चमक रही थी वो वेव्स, वो लहरें पानी की दिली जो खुशी में चमक रही थी, नाच रही थी। A poet could not but be, वो कहता है जब ये शायर देख रहे हैं मंजर, वो भी शायर कौन? जो पोइट ऑफ नेचर है, जो मंजर कुछ जो कुदरती मनाजिर का शायर है, विलियम वर्ड्सवर्थ खुद हिमसेल्फ ए पोइट, वो कहता है कि शायर कुड नॉट बी, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर, बट बे, वो वहाँ क्या हुआ? खुश हो गया, उसका दिल भी झूम उठा, उसका दिल भी खुशी से लबालब हो गया, भर गया। इन सच ए जोकड़ कंपनी, एक ऐसी जोकड़ कंपनी में, एक जब माहौल था, जो आसपास सोहबत है इस वक्त फूलों की है, लहरों की है, पहाड़, ये एल्सवाटर लेक है, और ये क्या है वहाँ पे दरख्त है, ये है जोकन। जोकन हो गई चीयरफुल कंपनी, ये चीयरफुल कंपनी है, ये हैप्पी कंपनी है। तो इसी में, इस जोकन कंपनी में, इस जोकन सोहबत में, ये उसका दिल भी खुश हुआ, खुशी से भर गया। आई गेज्ड एंड गेज्ड, पोएट कहता है मैं गेज्ड एंड गेज्ड, लगातार देखता रहा, टक टक की बांधे देखता रहा। आई कंटिन्यूसली लुक्ड ऑन बट लिटिल थॉट, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल ही नहीं आया, what wealth the show to me had brought, कि मुझे कौन सी दौलत मिली थी, वेल्थ मिली थी इस मंजर से, इस शो से, इस मंजर से। तो ये कोई दुनियाई दौलत नहीं है, ये रुपए पैसे नहीं है, बल्कि ये कौन सी दौलत है? ये मन की शांति है, ये दिल की खुशी की दौलत है, ये जज्बाती दौलत है। फॉर ऑफ, ये कहता है फॉर ऑफ मीन्स ऑफन, अक्सर ये कहता है, क्योंकि फॉर का मतलब है बिकॉज, पोएट्री में फॉर बिकॉज एज बिकॉज यूज होता है, बिकॉज ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने बेड पे होता हूँ, अपने सोफे पे होता हूँ, अपने आरामदेह कमरे में बैठा हुआ होता, आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट हो गया जब मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं होगा, और इन पेंसिव मूड, या मैं बड़ी सोच में, गहरे सोच में डूबा हुआ हूँ। तो दोनों चीजें, वैकेंट और पेंसिव मूड जो है, ये सैडनेस को डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे कभी इसी वक्त अकेलेपन में एहसास होता है, बेकार होता हूँ, बैठा हुआ होता हूँ अपने कमरे में, अपने बेड पे, अपने सोफे पे, तो या मेरा किसी मूड खराब हुआ होता है, तो क्या दे फ्लैश अपान, वो चमक उठते हैं, वो चमक उठते हैं, टिमटिमा उठते हैं। कौन? वही वो डैफोडिल्स, डैट इनवर्ड, दे फ्लैश अपॉन किस पे? डैट इनवर्ड आई, उस इनवर्ड आई पे, यानी अंदर की आंख, मन की आंख, दिल की आंख, उसी पे वो उनका मंजर जो है वो फ्लैश की तरह आता है, चमक उठता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये कहते हैं सॉलिट्यूड जो है, सॉलिट्यूड होगी तन्हाई, अकेलापन। तन्हाई में कौन सी चीज इंसान को लुत्फ देती है, ब्लिस लुत्फ देती है, वो है वही जब कोई ख्याल आता है, कोई अच्छा सा मंजर आता है तन्हाई में, अकेलेपन में। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और जब ऐसा होता है फिर मेरा दिल जो है, मेरा मन जो है, विद प्लेजर फिल्स, खुशी से भर जाता है, फिर मुझे दोबारा खुशी महसूस होती है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल भी जैसे ख्यालों में ही, जज्बात में ही, इन डैफोडिल्स के साथ भी झूमने लगता है, यानी मेरे अंदर की दुनिया में ही उनके साथ ही झूमता रहता हूँ, नाचता रहता हूँ, खुशी मनाता रहता हूँ, ऐसी तन्हाई के आलम में भी। आज भी कोविड-19 की वजह से हम तन्हाई में हैं, तो चलो अब हम इस पोएम को ही पढ़ते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. So students, this poem structurally, when we see the structure of this poem is a lyric poem. ये एक लिरिक पोएम है और इसके 4 स्टैंजास है, 4 स्टैंजास, 1 2 3 and 4,
तो दिस इज स्टैंजा 1, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक है स्टैंजा 2, यहां से यहां तक है स्टैंजा 3, और यहां से यहां तक है स्टैंजा 4। और टोटल अगर हम देखेंगे ये हैं हर एक स्टैंजा में 6 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल है ये 24 लाइन्स, 24। ये लाइन नंबर 1 है, यहां से यहां तक है ये 24 लाइन्स। सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं सेस्टट कहते हैं इनको हम, यानी ये है 4 स्टैंजाज सेस्टट्स, दैट इज ऑफ 6 लाइन्स ईच है, ये 6 लाइन्स के हैं ईच। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि ये राइम स्कीम इसकी क्या है। राइम स्कीम है इसमें, ये जो क्लाउड है वर्ड, इसकी साउंड क्राउड से मिलती है। सो these two words, that is line number 1 and line number 3, ending words of last words of line number 1 and 3, they rhyme, cloud and crowd. Similarly, this second line and fourth line, hills and daffodils, तो hills and daffodils, तो ये भी इनकी साउंड भी आपस में राइम करते मिलती है। और ये ट्रीज और ब्रीज, इनकी साउंड भी आपस में मिलती है। तो इसकी अब क्या हो गई राइम स्कीम, आगे भी ये जो स्टैंजा इसी तरह से है, ये इसके राइम स्कीम ए बी सी एंड सी। तो इसकी राइम स्कीम अब बन गई, राइम स्कीम है ए बी सी एंड सी। तो ये इसकी राइम स्कीम है। आगे हम देखेंगे, देखिए सेकंड स्टैंजा है, शाइन, ये लाइन के साथ राइम करता है, वे डे के साथ राइम करता है, ग्लैंस डांस के साथ राइम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रीज और ब्रीज, ग्लैंस और डांस, ये आसपास की लाइनें हैं। तो इस तरह से सी सी बनता है, ये भी समझो, ये भी हो गया शाइन लाइन, यानी इसकी तरफ ए बी सी एंड सी। तो देखिए अब थर्ड स्टैंजा का लास्ट वर्ड है दे, द वेव्स बिसाइड देम डांस, बट दे, तो ये दे करता है राइम किसके साथ, गे के साथ, अल्टरनेट लाइन जो है यहाँ, ग्ली करता है इसके साथ, कंपनी के साथ, और थॉट करता है ब्रॉड के साथ राइम। तो ये राइमिंग वर्ड्स है यहाँ। तो यहाँ भी है ए बी सी। तो देखिए लास्ट स्टैंजा, फॉर ऑफ एंड ऑन माई कोच एंड लाई, तो लास्ट वर्ड है लाई, तो ये करता है इस आई के साथ राइम। इस तरह इस लाइन में मूड है, ये सॉलिट्यूड के साथ राइम करता है, और प्लेजर फिल्स, यहाँ पे फिल्स है, यहाँ पे डैफोडिल्स है। तो यहाँ भी अब राइम स्कीम है लास्ट स्टैंजा में भी वही पहले जो है, यानी ए बी सी एंड सी। तो याद रखो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी एंड सी। नाउ वी विल सी सम पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक टेक्निक्स आर डिवाइस, जो आपके क्वेश्चन में भी है, इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी है वो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन भी है। पोएटिक टेक्निक्स, पोएटिक डिवाइसेस भी इनको बोलते हैं, या इनको लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं, या इनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन है, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो ये एज ए क्लाउड, तो ये इसमें है स्माइली कहते हैं उसको, स्माइली इसको बोलते हैं एज ए लाइक ए क्लाउड। उर्दू में इस्तारे वगैरह इस्तेमाल होता है। डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, तो यहाँ पे ये सिमली यूज की गई है, स्माइली यूज की गई है। इसी तरह जो है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन, तो यहाँ पे क्राउड तो हुजूम आदमियों का होता है, पीपल का होता है, और होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो होस्ट हुजूम में झुंड में जो बैठे हुए होते हैं वो तो एनिमल्स होते हैं। तो ये कहता है कि ये शायर इनको इस तरह से एक ऐसी पोएटिक डिवाइस या टेक्निक यहाँ यूज करता है जिसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये भी एक पोएटिक टेक्निक है यहाँ, या लिटरेरी टेक्निक, या जिसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। So this when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, this is a personification, and then there is this trees and breeze in this first stanza. In second stanza there is glance and dance, these, and then in the third stanza there is thought and brought. In the last stanza there is fields and daffodils. So these are called as rhyming couplets. Rhyming
तो ये राइमिंग कपलेट्स कहाँ कहाँ पे हैं? ये राइमिंग कपलेट एक तो यहाँ है और यहाँ पे है राइमिंग कपलेट, और यहाँ है राइमिंग कपलेट, और इधर है राइमिंग कपलेट किसमें? हिल्स और डैफोडिल्स, यानी ये साउंड्स आपस में मिलती हैं, आपस में एक जैसे सिमिलर है। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं, इसके अलावा भी इसमें कुछ पोएटिक टेक्निक्स यूज़ की गई है, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, आई सा एज ये क्राउड, ये तो हो गई ऊपर, पर्सोनिफिकेशन आगे भी आएगी कहीं कहीं पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये कहता है 10,000 ऐसा आर्टिकल्स, ये जो 10,000 है, शायर ने तो 10,000 कहाँ गिने थे? वो नहीं गिने थे, तो इसका मतलब है वो अंदाजा लगाता है लेकिन थोड़ा एग्जैजरेट जैसे करता है। 10,000, तो ये हाइपरबोल है, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल, दिस इज आल्सो ए लिटरेरी डिवाइस, हाइपरबोल जहाँ पे। इसी तरह से है दैट दिस डांसिंग ऑफ वेव्स, these are also personified, these have been, this is personification example of person, and there is this in such a jocund company, this jocund company, this is metaphorical. And then he says that out did the waves also danced, the waves also danced, and they outdid the supporting waves in the waves beside them also danced, and this is also a person, as I have told. In this lyric poem of nature by William Wordsworth, we will try to find some symbolic elements, that is, we will hunt for symbolism in it. Let us see first of all, what does the daffodil itself mean? It is also in the text. The first question of the comprehension is that after reading the poem, can you guess what a daffodil is? So we generally we write that daffodil is a type of flower, a bell-shaped flower, which grows in the early spring, yellowish color, golden color. But a daffodil can symbolize the revival, rejuvenation, rebirth, or because it denotes the thought of daffodil in our mind evokes coming of spring. Coming of spring. The spring comes after a long, harsh winter. So this is a revival of life also. Now we will see other symbolic elements in it. Wordsworth himself was an extrovert. So there is extrovertism, and at the same time he was introvert also. So there is extrovertism as well as introvertism. Daffodil, he would go here and there. He will watch the beauties of nature. He would watch a flock of sheep passing, a solitary reaper, different flowers, hills, valleys, rivers, etc. These were the main themes of his poetry. So he was generally in the extroverted type of man. In the outer nature, he would find this bliss, he would find relief, he would find food for his thoughts and mind. But at the same time, when he has composed this poem after the inspiration he got from visiting Ullswater Lake with his sister Dorothy, and in 1802, he then recalls, after some years, he recalls this event. He recalls when he's in the bed, when he's on the sofa. So when he's on the sofa, and in this poem he also said that when I am in a pensive mood, when I am in vacant mood, when I am lying on my couch, so this is introvertism. He is so in solitude. Although he was, when he was out with his sister, he was having a company of his sister, the company of nature, the company of flowers, lake, water, hills, etc. But now he is having solitude also, and so there is extrovertism as well as introvertism. That is, one wants to find relief, one wants to find happiness in these natural beauties which are spread on this globe, but at the same time the poet says that when he is in the solitude, he is lonely, he tries to draw this pleasure from his inner self. वो मन में डूब जाता है उस वक्त, अपने दिल की अंदर की दुनिया से है. तो पहले है रिवाइवल रिजनरेशन, और ये है
ये डैफोडिल है, तो एक्सट्रोवर्टिज्म और इंट्रोवर्टिज्म भी इसमें है। अब हम देखें इसमें और भी कुछ सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं कि नहीं। हाँ है जी। वो क्या है, अगर हम देखेंगे जो ये शायर जो था ये पैंथीस्ट था, he believed in pantheism. Pantheism means that some people they believe that they can derive pleasure from these beauties of nature. They can see God's beauty in them. So he was a pantheist. But at the same time in this poem he goes towards जिसे हम कहते हैं self realization, when he thinks about his inner self realization. And then there is one other symbolic element in it, that is revival and recycling. Revival and recycling. Recycling of water. Water is the elixir of life, and there is cycle. First there is cloud. Cloud. It is water in vapor form. Then he says wheels and hills. This cloud goes over wheels and hills, and then there is lake. There is lake of water. That the vapor form has changed into now the liquid form, and then it goes into the veins of these flowers and trees which are lying there, and then it gives life to them. So this is a recycle of life, the cycle of water, this flow of life. This cycle is also discussed in it. And then there is something which we say that four elements which form the basis of animate as well as inanimate things on the earth. That is, जिसको उर्दू में बोलते हैं आब आतश खाकुबाद. आब आतश खाकुबाद. That is air, earth, fire, and water. Ab atash khakubad. We see air, that breeze is there, cloud is there, that denotes air. Khak, that is earth, because all these things, clouds, mountains, valleys, lake, trees, etc., these are on the earth. And then there is fire. Fire is the stars. Stars denote here fire, and the flash, which comes to the mind of the poet, that is related to fire, and ab, that is water, that is in the lake itself. So the last but not the least symbolic element in this poem we can see, वो हम देखते हैं that life does not end. Life does not end. अगर हम देखेंगे डैफोडिल्स जो है, डैफोडिल्स उस वक्त थे उस अल्सवाटर लेक के पास थे, तो वो फिर कुछ वक्त के बाद जो फूल मुरझा जाते हैं वो डाई हो गए होंगे, लेकिन उनकी थाट उस शायर के विलियम वर्ड्स के माइंड में रही, और वो अपने बेड पे बैठा होता है, सोफे पे बैठा होता है, उसको उनकी थाट आती रहती है, उसने पोइम बनाई, और आज तक ये डैफोडिल्स जो है दे आर लिविंग ए लाइफ, एंड पीपल आर डिस्कसिंग दिस पोइम continuously, so they have got an eternity. So it means that life does not end at physical death. तो imaginary या किसी और सेंस में the daffodils वो तो इटरनल है, लिविंग फॉर एवर. तो इस तरह से जो लाइफ है किसी भी जो गॉड हैज क्रिएटेड द क्रिएचर्स from these plants, animals to the human being to this creature. So the life does not end when physically this living body dies, diseases.